हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मींस ओर्स से जो आप मेटल निकालेंगे प्योर फॉर्म में, इसमें हमें कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे, कौन कौन सा प्रोसेस अप्लाई करने पड़ेंगे, वो सारे ही प्रोसेस स्टेप्स डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को डिफाइन करते हैं। द प्रोसेस इन विच अ मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर इन प्योर फॉर्म। मीन्स वैसा प्रोसेस जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं उसके ओर्स से प्योर फॉर्म में, वो प्रोसेस ही एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स कहलाएगा। इसको दूसरे तरीके से भी आप समझ सकते हैं। टू ऑब्टेन अ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब थोड़ा एक जानकारी समझ लेते हैं यहाँ पे मेटल के बारे में। आपको पता है कि मेटल को रिएक्टिविटी के आधार पे 3 पार्ट में बांट सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 4 पार्ट्स में बांटा है। तो चलिए फर्स्ट पार्ट यहाँ पे है मोस्ट रिएक्टिव मेटल, सेकेंड मीडियम रिएक्टिव मेटल, थर्ड लेस रिएक्टिव मेटल, फोर्थ लीस्ट रिएक्टिव मेटल। लेस और लीस्ट में मैंने बांट दिया है, वो इसलिए कि जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया और प्लैटिनम हो गया, ये सारे के सारे लीस्ट है, मतलब अनरिएक्टिव है। मीन्स ये सारे के सारे किसी अदर एलिमेंट से रिएक्ट करता ही नहीं है जनरली, इसलिए इसको अनरिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव में रखा गया है। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ओर्स से हमें जो प्योर मेटल निकालना है, इसके लिए हमें कौन कौन सा स्टेप लेने पड़ेंगे। यानी अब हम समझेंगे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में हमें 5 स्टेप लेने पड़ेंगे। उस पाँचों स्टेप्स के बारे में जानेंगे। यानी हमें ओर्स से जो प्योर फॉर्म निकालना है मेटल का, उसमें हमें कौन कौन से स्टेप लेने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ ओर्स। मीन्स उस ओर्स को हम पीस करके छोटे छोटे टुकड़े में बांट देंगे, छोटे छोटे चूर्ण में बांट देंगे। अब चूड़े हुए चूर्ण ओर्स को हम क्या करेंगे, उस चूर्ण ओर्स को हम कंसंट्रेट करेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स कहलाएगा, या उसी को इनरिचमेंट ऑफ ओर्स कहेंगे। ये कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स मतलब ये कि जो आप चूर्ण कर दिए हैं ओर्स को, उसमें अभी भी इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है, बहुत सारा इम्प्यूरिटीज़ लाइक सैंड हो गया, सॉइल हो गया, साल्टी वाट मतलब में हो गया, साल्टी सब्सटेंस हो गया, रॉकी सब्सटेंस हो गया। उसे चूड़े हुए ओर्स में अभी भी इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है बहुत सारा। तो क्या है ना कि इस इम्प्यूरिटीज़ को ही जो बाहर निकालेंगे, तो अब जो ओर्स बचा गया वो कंसनट्रेटेड ओर्स बचेगा ना, क्योंकि बहुत सारा इसमें इम्प्यूरिटीज़ था वो बाहर निकल गया। तो बचे हुए ओर्स को तो कंसनट्रेटेड ओर्स बोलेंगे। इसीलिए हम कंसनट्रेशन ऑफ ओर्स में क्या करते हैं कि वो उस ओर्स में से जो इम्प्यूरिटी जितना भी प्रेजेंट है उसको बाहर निकालते हैं। अब यहाँ पे थर्ड प्रोसेस, जो आपने कंसंट्रेट कर लिया ओर्स को, उस कंसंट्रेटेड ओर्स को कन्वर्ट कर लेंगे उसके मेटल के ऑक्साइड में। इसलिए कि मेटल के ऑक्साइड में से ही इस मेटल को बाहर निकालना बहुत इजी होता है। अब हम फोर्थ स्टेप लगाएंगे कि अब तक मैं अपने मेटल के ऑक्साइड में चेंज कर लिया, इस मेटल के ऑक्साइड में से हमें अभी भी मेटल निकालना है। वो इसलिए कि अब यहाँ पे आपको प्योर मेटल निकालना है, क्योंकि अभी तो आप मेटल को ऑक्साइड में ही निकाले हैं। तो दैट मीन्स रिडक्शन प्रोसेस वो प्रोसेस जिसमें से हमें ऑक्सीजन बाहर निकाल देने हैं। अब ऑक्सीजन जब बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, आपके पास सिर्फ मेटल ही बचेगा। तो रिडक्शन प्रोसेस से ही हम मेटल ऑक्साइड में से हम मेटल में चेंज कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया, फोर्थ स्टेप में आप मेटल ऑक्साइड में से मेटल में कन्वर्ट करेंगे। लास्ट स्टेप रहेगा रिफाइनिंग ऑफ मेटल या प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। क्यों, आपने जो मेटल निकाला है अभी भी इसमें कुछ कुछ इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है, यानी 99.99% हमें प्योर मेटल चाहिए हो तो हमें रिफाइन करने पड़ेंगे अभी भी मेटल को। इसीलिए हम लास्ट प्रोसेस रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स स्टेप लेते हैं। अब डिटेल समझेंगे, यानी जो हमने क्या देखा, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में 5 स्टेप लिए हैं, तो हम एक एक करके डिटेल समझेंगे। ग्राइंडिंग डिटेल समझना ज़रूरी नहीं है, इसको पीसना है तो ये डिटेल ज़रूरी नहीं है। लेकिन सेकेंड कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स समझना ज़रूरी है। इसमें देखिए, रिमूवल ऑफ इम्प्यूरिटीज सच एज सॉइल, सैंड, स्टोन, सिलिकेट etc फ्रॉम ओर इज नॉन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। ये समझा चुका हूँ मैं। अब यहाँ पे देखिए, कंसंट्रेशन इज डन टू रिमूव इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ओर्स, ये भी आपको पता है। यहाँ पे देखिए, प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स डिपेंड्स अपॉन फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओर्स। बात सही है कि आप जो ओर्स में जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है इसको आप बाहर निकालना है, इम्प्यूरिटीज को जो बाहर निकालना है, तो इस इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालने में भी बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं, स्टेप लेने पड़ते हैं। जैसे ग्रेविटी सेपरेशन टेक्निक आपको लगाने पड़ेंगे उस इम्प्यूरिटीज को बाहर निकालने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक लगाना पड़ेगा, फ्लोटेशन प्रोसेस अप्लाई करना पड़ता है। तो ये जो अलग अलग टेक्निक है
है ये क्यों? क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे ये टेक्निक अप्लाई किया जाता है, यानी कंसंट्रेशन जो प्रोसेस अप्लाई किया जाता है उसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे, वो प्रोसेस यहाँ पे है। क्योंकि ये अभी डिटेल्स अभी आपको नहीं पढ़ना है, ये हायर क्लासेज में पढ़ना है। तो अभी आपने क्या किया, मेटल को कंसंट्रेट कर लिया, मींस मेटल ओर्स में से जो इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट था उस इम्प्योरिटीज़ को आपने बाहर कर लिया, तो ओर्स को आपने कंसंट्रेट कर लिया है। अब थर्ड अप्लाई करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर्स को ही हम क्या करेंगे, उसके मेटल के ऑक्साइड में चेंज करेंगे। इसके लिए हमें रिडक्शन प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें से हमें ऑक्सीजन को क्या करना होता है, यहाँ पे बाहर निकालना होता है। लेकिन यहाँ पे हमें तो अभी मेटल के ऑक्साइड में ही चेंज करने हैं, तो मेटल के ऑक्साइड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ तो रिडक्शन तो मेटल के ऑक्साइड में से मेटल बाहर निकालना है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि कंसनट्रेटेड ओर्स को मेटल ऑक्साइड में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज़ ईजी टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स, ये आपको पता हो। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि सो यूजुअली ओर्स फाउंड इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड एंड कार्बोनेट्स, यानी जो है यूजुअली जो है ओर्स जो है फाइंड होता है, यानी फाउंड होता है किस फॉर्म में, तो सल्फाइड ओर्स के फॉर्म में, कार्बोनेट ओर्स के फॉर्म में। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये है कि हमें तो इस ओर्स को मेटल ऑक्साइड में चेंज करना है, तो इस ओर्स को जो आपने सल्फाइड ओर्स या कार्बोनेट ओर्स में के फॉर्म में जो जनरली रहता है ओर्स, तो इस ओर्स को हमें मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए दो प्रोसेस लगाने पड़ते हैं, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। अब ये रोस्टिंग समझते हैं पहले। रोस्टिंग समझने के लिए आपको एक ट्रिक देते हैं। रोस्टिंग में बीच में देखिए एस है, इसका मतलब हम रोस्टिंग में सल्फाइड ओर्स को हम मेटल के ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे, ये ट्रिक लगाएंगे आप। तो देखते हैं, हीटिंग ऑफ सल्फाइड ओर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर टू कन्वर्ट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो यहाँ पे ट्रिक आपने देखा। अब आपने देखा कि ये सल्फाइड ओर्स है तो इसमें कहीं भी ऑक्सीजन आपको नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए इसको एक्सेस एयर में हीट करवाएंगे। क्यों? बेचारे के पास ऑक्सीजन है ही नहीं, ये ट्रिक लगाएंगे। इसीलिए यहाँ पे दो चीज़ें, पहला कि ये सल्फाइड ओर्स में, इसमें सल्फाइड ओर्स को मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं, और दूसरा ये कि इसको एक्सेस एयर में हीट करवाते हैं, ये याद रखना है आपको। और एक और रोस्टिंग प्रोसेस से भी आपने ओर्स को मेटल ऑक्साइड में चेंज किया है। एक और प्रोसेस है जिस प्रोसेस से मेटल ऑक्साइड में चेंज करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस। ये सी फॉर कैल्सिनेशन होता है तो सी फॉर कार्बोनेट ओर्स भी होता है, यानी कैल्सिनेशन प्रोसेस में हम कार्बोनेट ओर्स को मेटल ऑक्साइड में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पे ऑक्सीजन ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट है, इसलिए इसमें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन लेंगे। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या हुआ, कार्बोनेट ओर्स को भी मेटल ऑक्साइड में ही चेंज कर रहे हैं, लेकिन लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में। यानी आपने ये दो प्रोसेस से क्या देखा, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ये दोनों ही प्रोसेस कंसनट्रेटेड ओर्स को मेटल के ऑक्साइड में चेंज करने का प्रोसेस था। ये आपने समझ लिया। अब समझेंगे कि अब मेटल ऑक्साइड में आपने चेंज कर तो लिया है, लेकिन इस मेटल ऑक्साइड में से अगर आप ऑक्सीजन बाहर निकाल दिए तब तो आपके पास मेटल ही बचेगा, जो कि आपको यही तो काम करना था, मेटल ही तो बाहर निकालना था उस ओर्स से। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, हीटिंग ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ मेटल टू टर्न मेटल इज नॉन एज रिडक्शन। आपको पता है कि वैसा प्रोसेस जिसमें ऑक्सीजन बाहर निकाला जाता है रिडक्शन प्रोसेस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं, अभी आपने देखा कि ZnO आपने मेटल ऑक्साइड में निकाल लिया, आप यहाँ भी देख सकते हैं। इस दोनों ही प्रोसेस में आपने क्या देखा, सल्फाइड ओर्स को भी ZnO में चेंज किया, यहाँ पे कार्बोनेट ओर्स को भी आपने ZnO में चेंज किया है। तो इस ZnO से अब हमें Zn निकालना है, तो क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से हम उसको ऑक्सीजन को बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट वो एजेंट है जो एजेंट ऑक्सीजन को बाहर निकालता है ना। तो वो चीज़ें हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि Zn में से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, Zn अकेला बच गया है। या वैसे भी समझ सकते हैं कि वैसा एजेंट जो ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर ले, तो यहाँ पे कोक जो है ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया है, कार्बन मोनोऑक्साइड बना लिया है। अब बदले में क्या हुआ, ZnO से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है और ये Zn अकेला निकल गया, तो ऑक्सीजन रिमूव हुआ इसलिए रिडक्शन हुआ है। तो इस तरह से अब यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ नोट पढ़ सकते हैं। यहाँ पे ज़रूरी ये चीज़ें हैं कि आपने यहाँ पे सिंपल कार्बन कोक रिड्यूसिंग एजेंट के हेल्प से आपने मेटल ऑक्साइड में से मेटल आपने निकाल लिया, लेकिन कुछ हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं जिसके ऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा
कंबाइंड रहते हैं, टाइटली कंबाइंड रहते हैं, तो उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकालना इस तरह के रिड्यूसिंग एजेंट से संभव नहीं है। इसलिए हमें इस तरह के हाई रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड में से ऑक्सीजन निकालने के लिए हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन अप्लाई करना पड़ता है। ये आपके किसी वीडियो में मैं बना दूंगा वीडियो, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या है। फिलहाल अभी ये नोट समझ लें। अब आगे आपने क्या देखा, मेटल आपने बाहर निकाल लिया है, लेकिन ये मेटल अभी भी प्योर नहीं है पूरी तरह से, यानी 99.99% प्योर नहीं है ये। इसलिए इतने प्योर बनाने के लिए इस मेटल को रिफ़ाइन करते हैं, यानी प्यूरीफाई करते हैं। अब वो कैसे करते हैं, चलिए समझते हैं। ये चीज़ें आपको समझना है, तो देखिए समझिए यहाँ पे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। अब यहाँ पे कॉपर का एग्जांपल लेते हैं, यानी हम कॉपर मेटल को रिफ़ाइन करने वाले हैं। जिस मेटल को रिफ़ाइन करेंगे उसी का हम इलेक्ट्रोड बनाएंगे। अब यहाँ पे कॉपर मेटल को रिफ़ाइन करेंगे तो हम कॉपर के ही 2 रॉड लेंगे, एक हम थिकर रॉड लेंगे, एक थिनर रॉड लेंगे। एक जो थिकर रॉड लिए हैं वो इम्प्योर कॉपर रॉड होगा, जो थिनर रॉड लिए हैं वो प्योर कॉपर रॉड होगा। इस तरीके से अब एक बीकर में ऐसा हम सेटअप बनाए हैं कि इस बीकर में डुबोए हैं। इस बीकर में क्या लिए हैं, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, जिसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ये इसीलिए कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिए हैं क्योंकि हम कॉपर को प्यूरीफाई कर रहे हैं, मतलब जिस मेटल को प्यूरीफाई करना है उसी का हमें सॉल्ट लेना है, सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। और तो और एक चीज़ और, यहाँ पे एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट कर सके। देख सकते हैं यहाँ पे जिस मेटल को प्यूरीफाई कर रहे हैं उसी का सॉल्ट सॉल्यूशन लिए हैं, तो यहाँ पे जो सॉल्ट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये एसिडिफाइड होना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट कर सके। अब हम क्या करते हैं, जो थिनर यहाँ पे रॉड था वो प्योर रॉड था, यहाँ पे देख सकते हैं जो थिनर कॉपर रॉड था वो प्योर कॉपर रॉड था, जो थिकर रॉड था, जो मोटा रॉड था, इम्प्योर कॉपर रॉड है। अब इसको एनोड कब बोलेंगे, जब इस रॉड को आपने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिए तब इसको एनोड बोल देंगे। अब इस प्योर कॉपर रॉड को कैथोड इसलिए बोलेंगे क्योंकि आपने इसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। अब क्या करना है कि इसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराना है, यानी बैटरी आपने कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी इससे पास कराना है। तो जब आप इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा कि इस एनोड प्लेट से, यानी इलेक्ट्रोड से, यानी इस वाले रॉड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। किसका, तो कॉपर का ही। ये कॉपर का इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कैथोड पे जाके जमा होगा। ओवरऑल ये हुआ कि इससे प्योर कॉपर निकल के कैथोड पे जमा हो जाएगा, कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। अब इसमें जाहिर सी बात है, इससे जितना भी इम्प्योर कॉपर में से जितना भी प्योर कॉपर था ये कैथोड पे जमा हो गया, लेकिन इसमें जो इम्प्योरिटी पहले से प्रेजेंट था, इम्प्योर कॉपर जो पहले से प्रेजेंट था वो तो यहाँ पे नीचे बच गया। इसीलिए इस इम्प्योरिटीज़ को इस एनोड मड बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके नीचे जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एनोड मड लिखा हुआ है, ये राइट साइड लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये इम्प्योरिटीज़ बच गया, क्योंकि प्योर कॉपर तो कैथोड पे जब डिपॉजिट हो गया तो इम्प्योरिटीज़ तो नीचे गिरता जाएगा ना, तो इसी इम्प्योरिटीज़ को एनोड मड कहेंगे। यानी आपने क्या देखा, कैथोड पे आपका प्योर कॉपर जमा हो गया। यानी यही तो करना था कि प्योर कॉपर, यानी 99.9% कॉपर आपको प्योर चाहिए था। यानी यही प्रोसेस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहलाएगा। आप इसको रीड कर सकते हैं बढ़िया से, आप देख सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में क्या हुआ है कि द इलेक्ट्रोलाइट इज अ सॉल्यूशन ऑफ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर को प्यूरीफाई कर रहे हैं इसीलिए उसी का इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं, यानी उसी का इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ, तो एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट ये इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा था। द एनोड इज अ इम्प्योर कॉपर रॉड, एनोड किसको लिए, इम्प्योर कॉपर को एनोड बोले हैं, और प्योर कॉपर को आपने जो प्योर स्ट्रिप कॉपर था, पतला कॉपर रॉड था, उसको एनोड कैथोड बोले हैं। इस तरीके से आपने क्या किया, ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट प्योर कॉपर इज ए डिपॉजिट ऑन कैथोड, यानी प्योर कॉपर जो था कहाँ पे जमा हो गया, कैथोड पे। तो आपको प्योर कॉपर ही चाहिए था। ये प्रोसेस ही रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स कहलाया। आई होप कि आपने प्योर कॉपर यानी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल समझ लिया। यानी लगभग आपने क्या देखा कि पूरी तरह से ओर्स से आपने 5वें स्टेप तक आया और आपको प्योर मेटल निकल रहा था। यानी ये 5वें स्टेप अप्लाई करेंगे प्योर मेटल निकालने के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।